तेवर न्यूज़ में अभी हमारे साथ हैं विजय कुमार। विजय कुमार का एक परिचय ये है कि पिछला पंचायत चुनाव इन्होंने बड़ी मजबूती से लड़ा और बहुत थोड़े वोट से पीछे रह गए, लेकिन उसके बावजूद ये सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं और आगे की अपनी रणनीति बना रहे हैं, आगे के लिए अपना सियासी सफ़र शुरू किए हुए हैं। विजय जी, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। जी, आपका तेवर न्यूज़ का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के दौर में लोग मीडिया वाले जो हैं वो बड़े पूंजीपतियों या बड़े नेता को या खास करके भाजपा वालों को ही दिखाते हैं। उस दौर में अगर हम लोगों का अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। विजय जी, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आप स्कूल चलाते हैं, बड़े बड़े जगहों पे जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, आपकी नज़र है राजनीति पर। आपसे एक ही सवाल पूछेंगे और उसी के आगे पीछे दो एक सवाल और होगा कि महागठबंधन सरकार बिहार में बनने के बाद एक तरह से नीतीश कुमार को दिल्ली की राजनीति के लिए तय कर दिया गया और वो दिल्ली में घूम घूम कर तमाम पार्टियों के चीफ से मिले और आगे की रणनीति बनाई। तो क्या आप बता सकते हैं कि आने वाले 2024 के संसदीय चुनाव में मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार कितने प्रभावी होंगे? देखिए, हमारे देश का जो वोटर का जो स्थिति है, हमारे यहाँ समाजवादी या फिर सामंतवादी दो वर्ग के लोग हैं, या फिर सेकुलर या कॉम्युनल। तो अभी जो महागठबंधन में नीतीश कुमार आए हैं तो एक सेकुलर और समाजवादियों का बहुत बड़ा गठजोड़ बन गया है, जो इनके पास वोट का परसेंटेज 70 से 80% आ गया। अगर इस स्थिति में समाजवादी और सेकुलर अगर एकजुट हो जाते हैं तो भाजपा जैसी पार्टियों का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहेगा। भाजपा इसलिए आई जो सेकुलर और समाजवादी का में बिखराव हुआ, उस बिखराव का फ़ायदा हुआ जो बीजेपी जैसी पार्टी सत्ता में आ गई और अभी तक वो समाजवादी टूटे हुए हैं। जैसे आप पिछले बार देखेंगे, पिछले चुनाव को, तो मुलायम सिंह यादव बड़े समाजवादी नेता थे, उनका परिवार या समाजवादी दल, उसमें एक अजीब तरह का बिखराव हुआ, सभी भाई एक दूसरे से लड़ गए, समाजवादियों में एक ज़बरदस्त बिखराव हुआ। उसका फ़ायदा उसने उत्तर प्रदेश में उठा लिया। बिहार में 2015 के चुनाव को अगर आप देखें तो समाजवादी जब एकजुट हुए तो बीजेपी कहीं नहीं नज़र आई। उसमें अगर वो 50 सीट जीती भी तो 50-60 ऐसे सीट थे जहां उनकी जमानत नहीं बची। तो ऐसे पार्टी अगर पुनः अगर लोकसभा में 39 सीट जीतते हैं तो उसका मेन रीज़न रहा जो समाजवादियों में बिखराव हो गया, समाजवादी टूट गए, सेकुलर वोटों का बंटवारा हुआ, समाजवादी वोटों का बंटवारा हुआ। दलित पिछड़ा इस बात को समझ नहीं पाया कि हम करें तो करें क्या, चूँकि इनके नेता जैसे टूटे हुए थे, आपस में लड़ रहे थे। इसका परिणाम था जो 19 के चुनाव में वो बिहार में 39 सीट जीत लिए। लेकिन अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल का जो वोटर परसेंटेज आप अगर पिछले चुनाव को देखें तो मात्र 12,000 वोटों का अंतर है। नीतीश कुमार के पास वैसे भी 10 से 12% वोट है, ये बीजेपी से घटेगा और यहाँ जुड़ेगा। तो स्वाभाविक है जो स्थिति वहाँ थी 39-1 का, हमें तो लगता है 40-0 की स्थिति बनेगी, बीजेपी कहीं 0 पर न सिमट जाए बिहार में। अगर यही परिणाम झारखंड में अगर ये गठबंधन सही रहा, पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को सीट नहीं दी गई जिसके कारण राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार दे दिए, उसका परिणाम हुआ जो झारखंड में जो है वो कांग्रेस और झामुमो वहाँ जैसे हार गई। अगर इस बार अगर गठबंधन सही रहती है तो 14 का 14 सीट वहाँ बीजेपी को गंवानी पड़ेगी, तो 54 सीट तो वैसे भी कम हो गया। अब 303 में से अगर 54 सीट घट गए तो 250 से नीचे आ गई, तो सरकार नहीं बनना ये तो तय हो गई। अब अगर उत्तर प्रदेश में अगर सही से समाजवादी एकजुट हो गए तो बीजेपी कहीं से सत्ता में नहीं आएगी और समाजवादियों पार्टी जैसे जनता दल सेकुलर, चौटाला की पार्टी हुई या जैसे केजरीवाल की पार्टी हुई और ममता बनर्जी की पार्टी हुई या फिर जैसे राकपा शरद पवार की पार्टी है या उद्धव ठाकरे की पार्टी है या केसीआर है, अगर ये लोग अगर 150 प्लस सीट जीत लेते हैं और कांग्रेस भी अगर 100-125 सीट 150 सीट जीत लेती है तो ऐसे स्थिति में महागठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकती। अगर महागठबंधन के घटक दल ये चाहेंगे जो कांग्रेस का पीएम न हो या उनकी
की स्थिति 100-125 सीट पे ही सिमट जाती है और 200 सीट अगर महागठबंधन के लोग, इधर सेकुलर लोग जो हैं और समाजवादी लोग अगर ये जीत जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन धाराओं से प्रधानमंत्री की बात होगी जो किसको बनाया जाए। तो उस स्थिति में नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कैरियर रहा है, अभी जितने भी नेता हैं उनमें ये सबसे सीनियर नेता हैं, चूँकि ये 1990-89 में ही ये कृषि मंत्री बने, उसके बाद रेल मंत्री बने। केंद्र में इनका बहुत लंबा इतिहास रहा है, केंद्र में इन्होंने जैसे 15-16 सालों तक केंद्र की राजनीति की। उसके बाद ये तकरीबन 17-18 सालों से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री हैं और एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी वरीयता बनती है। जो भी हैं, ममता बनर्जी हों या फिर जैसे राकपा के शरद पवार हों, उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, चूँकि उम्र हो चुका है। उद्धव ठाकरे या केजरीवाल जैसे नेताओं में इनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है, क्योंकि ये उत्तर भारत के उत्तरभाषी क्षेत्र से आते हैं और इन जगहों पे इनका कोई विरोध नहीं होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों से चूँकि इनको अगर समर्थन मिलती है तो इनकी वरीयता सबसे अधिक होगी प्रधानमंत्री के रूप में। और ये अभी आपने बताया कि इनकी वरीयता होगी, लोकप्रियता होगी, ठीक है। क्या प्रभाव डालेंगे ये मोदी के खिलाफ, क्या प्रभाव डालेंगे? चूँकि मोदी के पास जो वोट है वो कॉमनल और सामंतवादियों का वोट है, वो सिर्फ एक ढोंग कर रहे हैं। उनकी जो जाति है वो 2003 से पहले सवर्ण में थी। वो जब मुख्यमंत्री बने तो उसको वो अति पिछड़ा में डाल दिए, कभी वो पिछड़ा कभी अति पिछड़ा, यानी लोगों को ये कन्फ्यूज करके रखे हुए हैं जो उनकी जाति क्या है। अब वो सवर्ण से आके पिछड़ों को जैसे गुमराह कर रहे हैं। अगर ये पिछड़ा समाजवादी लोग एकजुट होते हैं तो नीतीश कुमार से बड़ा फेस नरेंद्र मोदी नहीं है, क्योंकि उनके पीछे आरएसएस लगी हुई है। आरएसएस फ्रेब और झूठ फैलाने में उनको महारत हासिल है। वो लोगों को गलत चीज़ बता के जैसे दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अगर समाजवादी एकजुट हुए तो उनके दिग्भ्रमित करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नीतीश कुमार उनसे सीनियर नेता हैं, चूँकि केंद्र में भी उनसे बहुत पहले से हैं और उनकी जब राजनीतिक पारी की शुरुआत 2003-2 में जब हुई थी, उस समय तक तो नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति को छोड़ने के कगार पे थे। तो ये इतने बड़े नेता हैं, इतने ये हैं। अब ये है जो झूठ फैलाने वाला, भ्रम फैलाने वाला आरएसएस जैसे संगठन इनके पीछे नहीं है। ये समाजवादी हैं, ये गरीबों के साथ हैं। लालू यादव जैसे गरीबों के नेता के साथ हैं, तो ये भ्रम नहीं फैला सकते हैं। लेकिन लोगों में एकजुटता इनके एक साथ होने से जो होगी तो उनके भ्रम फैलाने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उस स्थिति में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से ज़्यादा प्रभावशाली नेता बन के उभरेंगे, सिर्फ अगर महागठबंधन एकजुट रहे, सभी समाजवादी दल अगर एक साथ हो जाए तो। अभी हमारे साथ थे विजय कुमार। इन्होंने बड़ी सख्ती से, बहुत कड़े शब्दों में आरएसएस की और मोदी के नीतियों की आलोचना की और इन्होंने कहा कि अगर 2024 में पार्लियामेंट चुनाव होता है तो नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा प्रभावी नेता होंगे और मोदी के ख़िलाफ़ नीतीश कुमार के अलावा भारत में या किसी पार्टी में कोई अन्य नेता नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके। विजय कुमार जी, तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया।